प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम। 20 मार्च सन 2026, दिन शुक्रवार। महज 48 घंटे शेष हैं, 50 घंटे कह सकते हैं। 8 बजे से आप लोग को रिपोर्टिंग करनी है यूपी एपीओ प्रीलिम्स के लिए। अब 2 दिन कोई वीडियो पर सब्जेक्टिकल बात करना बेकार है। जो पढ़ चुके हैं, जो माइंड में आपके है, आश्वस्त हो जाएं। उसको लेके बहुत तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अब क्या होगा। जो होगा वो देख लिया जाएगा। और हर व्यक्ति, चाहे वो खूब पढ़ लिया हो, चाहे बिल्कुल पढ़ने को ना पाया हो, चाहे थोड़ा बहुत पढ़ा हो, सबके लिए अब ब्रह्मलेखनी का काट्य है। जिसका जो होना है हो जाएगा। जिस अधिवक्ता साथी ने कल पूछा था कि सर एक अनुमानित कट ऑफ बोल दीजिए, तो मैंने अपनी वीडियो पर जो मेरे समझ आया मैंने बात की थी, और आपने उसे देखा भी। मैं खुश करने के लिए वह कट ऑफ नहीं बोला। ऐसा सटीक हो सकता है कि वही आपके लाइफ का कट ऑफ ही हो इस बार की वैकेंसी का। हायर जुडिशरी में जैसा कि घटनाक्रम देख रहे हैं आप, 20 तारीख आ गई, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय टस से मस नहीं हुआ है। कोई नोटिस का आता पता नहीं। अप्रैल में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। मुझे तो लगता है मार्च पास आउट हो जाएगा और नोटिस का आता पता नहीं। तो ठीक ही है, कर क्या सकता है, हम लोग कर क्या सकते। एक सीमा है, उसके अतिरिक्त करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कंट्रोल कोई और कर रहा है। दिखने में तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये हमारे आपके कंट्रोल में है, ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, वैसे करते तो ऐसा हो जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता वही है जो परमात्मा चाहता है। तो आज की वीडियो में जो जनवरी फरवरी 25 के आसपास की घटनाओं में से है, करंट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जहां से सवाल बन सकता है, वहां से आपसे सवाल बन सकता है, उसको लेकर हम थोड़ी बात करेंगे। एकोलॉजी में वन बड़ी भूमिका निभाता है, और 21 जनवरी 2025 को जो उसे 26 की भी रिपोर्ट आ गई है जनवरी में, लेकिन सवाल हो सकता है 25 से आए। तो 21 जनवरी 2025 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इस रिपोर्ट का प्रकाशन 2-2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अब इसका मतलब अगर ये 25 में आया है तो 27 में आएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है ये, ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है इसमें से कथोपकथन आधारित, कूट आधारित सवाल आपको देखने को मिल जाए। इस रिपोर्ट का प्रकाशन 2-2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, तथा 2023 की यह रिपोर्ट इस श्रृंखला में 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 करके है, लेकिन ये प्रकाशित हुई है 21 जनवरी 2025 को, यानी 25 वाली 27 में आएगी। मतलब तो ये निकला। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन का आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। 4 कथन देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, या पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या केवल एक सही है, जिसे कूट आधारित सवाल कहते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जब सारे तथ्य आपको पता होंगे सही सही,
तभी ऐसे सवाल आप हल भी कर पाएंगे, नहीं एक ही चारा बचेगा छोड़ देना, माइनस मार्किंग है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये परसेंटेज याद रखिए, 21.76%। इसके अतिरिक्त 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यह पेड़ पौधे से आच्छादित है, यानी वन का वह हिस्सा जिसमें पोखर है, झील है, नदी है, जल स्रोत है, जहाँ पेड़ नहीं है, वह भी वन के दायरे में आता है। लेकिन इसमें जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर वन का भूभाग दिखाई दे रहा है, इसमें केवल 1,12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो पेड़ों से घिरा है, वृक्षों से आच्छादित है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 3.41% है, ये भी याद रखिए। इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। यानी इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, मतलब टोटल में से, तो वह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन क्षेत्र में 156 वर्ग किलोमीटर तक, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में 1,289 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, तो ये आंकड़े थोड़ा जटिलतम है, याद नहीं रह जाते, मैं इसको आपको विवश नहीं करता, लेकिन ये याद रखिए, रिपोर्ट के अनुसार देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र 77,073 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः अरुणाचल प्रदेश व छत्तीसगढ़ है। पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़। बस इतना याद रखिए। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, जहां कुल भूभाग का 91% वन है। लक्षद्वीप में पूरे भूभाग का 91% जंगल है। उसके बाद दूसरा स्थान मिजोरम का आता है, जहां 85% जंगल है, और उसके बाद अंडमान निकोबार आता है। तो ये तीनों, जनरल और केंद्र शासित प्रदेश, दोनों का डाटा आपको पता चल गया। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र में वन ज़्यादा बढ़ा है, किस में कम रहा है। तो 2021 से 2023 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। मिजोरम में 242 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा। दूसरे नंबर पर गुजरात है, 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगल का विकसित हुआ। इसके बाद उड़ीसा है। और ऐसा जो केंद्र शासित सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हो गए। और 21 से 23 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में, यानी जहाँ वृक्ष भी हों, वन का क्षेत्र ही नहीं केवल वृक्ष, उसमें वृद्धि वाले 5 राज्य क्रमशः सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 864 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। ये सवाल पूछ सकते हैं, उसमें जो आपको कथन मिलेगा उसमें ये डाटा आ सकता है कि उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ दूसरे नंबर पर, और उड़ीसा 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, और राजस्थान 394 वर्ग किलोमीटर वृद्धि। उसके बाद झारखंड पहले नंबर पर, छत्तीसगढ़ जहाँ सबसे ज़्यादा वन आच्छादित वृद्धि हुई है। उसके बाद यूपी वन आच्छादित जंगलों की वृद्धि, उत्तर प्रदेश, और सेम उसी पोजीशन पर उड़ीसा, राजस्थान 394, और लास्ट में 287 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि झारखंड में हुई है। बस ये पर्यावरण की दृष्टि से वन रिपोर्ट आपसे पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ बात ऐसी करूंगा जो निश्चित आपके एग्जाम में मिले। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए नया प्रारूप।
17 जनवरी 2025 को लॉन्च किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण एसीएस पहल के माध्यम से स्वच्छता के नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं। बहुत छोटे शहर जिनकी आबादी 20,000 से कम है, 20,000 से कम है, ऐसे शहर उत्कृष्ट कचरा प्रबंधन स्वच्छता प्रथाओं का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। महाराष्ट्र का वह शहर है पंचगनी और गुजरात का शहर है पाटन। छोटे शहर जिनकी आबादी 20,000 से ज़्यादा और 50,000 के नीचे है, ये छोटे शहर आएंगे। इन शहरों में नवाचार और नागरिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता में उत्कृष्टता प्राप्त की है। बीटा शहर महाराष्ट्र का है और सासवड़ महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र के। मध्यम शहर जिनकी आबादी 50,000 से लेकर 3 लाख तक हो। ये आपसे ऐसे भी डाटा पूछ सकता है कि स्वच्छता रिपोर्ट के जो नए मानक तय किए गए हैं उसमें छोटा शहर किसे कहते हैं, अत्यंत छोटा शहर किसे कहते हैं, और जोड़े बनाने को दे देगा। ऐसे आपके डेप्थ को पकड़ेगा वो। तो मध्यम शहर उसे कहते हैं जिसकी आबादी मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 3 लाख हो। इसमें अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का शहर है जो कचरा पृथक्करण और स्वच्छता जागरूकता में सुधार दिखाया है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति है और दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका है, NDMC। बड़े शहर जिनकी आबादी 3 लाख से अधिक और 10 लाख तक होती है, ये बड़े शहर हैं। इसमें नोएडा, ये शहर सार्वजनिक स्वच्छता, कुशल कचरा निपटान और पर्यावरण अनुकूल पहलों में अग्रणी है। नोएडा नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश का शहर है जो यहाँ कचरे का निपटान यानी कूड़ा उठाया जा रहा बढ़िया से और वातावरण के अनुकूल, तभी तो यहाँ एशिया का नंबर 1 का हवाई अड्डा भागवतपुर हवाई वो जो बन रहा है, फिल्म सिटी डेवलप हो रही है नोएडा में। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि दूसरी दिल्ली बस रही है। गुड़गांवा और दिल्ली NCR में सबसे वेस्ट प्लेस उत्तर प्रदेश का नोएडा। चंडीगढ़ और दूसरा चंडीगढ़ आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद 5वां एक और शहर में विभाजन है जिसे मिलियन प्लस शहर कहते हैं। मिलियन प्लस शहर का मतलब जिसकी आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा हो। इस श्रेणी में महानगर आते हैं जिन्होंने ठोस स्वच्छता ढांचे और नागरिक भागीदारी मॉडल स्थापित किए हैं, जिसमें इंदौर आता है। यानी 5वें प्रकार के शहर के स्वच्छीकरण के डाटा में मानक में इंदौर फिट बैठता है। यहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और ये मध्य प्रदेश का है। उसके बाद नवी मुंबई, ये महाराष्ट्र का इलाका है। और उसके बाद गुजरात का सूरत, ये तीनों शहर हैं इनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। इंदौर को लगातार 7वीं बार, ये पूछ सकते हैं कितनी बार, लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। इंदौर, मैं तो एक बार जाने का मुझे मौका मिला है अपने एक SDM मित्र के शादी में, तो वाकई में, और ये तब बात है मेरी जानकारी में, मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है 2013-14 में। उसी के बाद से 14 में मोदी जी आते हैं और स्वच्छता रिपोर्ट बनने लगती है। एक कंटिन्यूअस इंदौर विश्व का, भारत का नंबर 1 का स्वच्छ शहर है। तो ये इतना आसान तो नहीं पूछना चाहिए जैसा कि 2002 के PAPO पूछता था। ठीक है, इंदौर शहर में 100% कचरा पृथक्करण, उन्नत खाद निर्माण तकनीक, डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली लागू करके अन्य शहरी केंद्रों के लिए यह आदर्श प्रस्तुत किया है। इंदौर की सफलता का प्रमुख कारक है 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण। इंदौर में भारत का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट भी है जो जैविक कचरे को ईंधन में बदलता है। नागरिक सहभागिता, जिसने नियमित स्वच्छता अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन शामिल है। स्मार्ट कचरा प्रबंधन, AI आधारित कचरा निगरानी और GPS सक्षम कचरा संग्रहण वाहन, यानी जो ऑफिस में बैठे हुए अफसर हैं वो अपने GPS से पता कर लेंगे किसने कूड़ा यहाँ फेंका है,
आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपने उल्टा सीधा कूड़ा फेंका। अभी मैं आज एफबी पे ही न्यूज़ पढ़ रहा था, अमेरिका और इंग्लैंड में किसी ने 2 भारतीयों ने पान खा के थूक दिया। जानते हैं कितना? भारतीय मुद्रा के बराबर जुर्माना भरना पड़ा है, 3,35,000 रुपये। यहाँ सिनेमा हॉल में, हाई कोर्ट की दीवारों पर, कचहरियों में, वाचनालय जाए तेल लेने, जहाँ बाथरूम है, सार्वजनिक वाचनालय बाथरूम है, वहाँ उसी में। मतलब हिंदुस्तानी को अगर यूरोपियन कह देता है बहुत गंदे हैं तो इनको बड़ी चिढ़ मचती है, चुल लगती है। लेकिन अपनी आदत, मैं कहना नहीं चाहिए, आप सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैंने प्रयागराज में रहते हुए महसूस किया है, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के जो अधिवक्ता साथी बंधु बहन पढ़ाई कर रहे होंगे, या उनके जो मित्र सिविल की तैयारी कर रहे होंगे, या एसएससी ग्रेड, इंजीनियरिंग साइड, किसी मेडिकल साइड की तैयारी कर रहे होंगे, अधिकतर बच्चों में ये कमी पाई जाती है, वो स्वच्छता को ज़रूरी पक्ष नहीं समझते। मतलब वो कमरे में झाड़ू तक न लगाते, वो मकान मालिक का कमरा मानते हैं, अपना कमरा नहीं मानते। और हमें लगता है ऐसे प्रकृति वाले कहीं भी रहें, ऐसे परिवार हैं, घर हैं। ये कल्चर सफाई का भारत में इस तरीके से है, मेरा अपना गेस कहता है प्रति 500 में से कोई एक आदमी साफ सही से रहता है। नहीं तो हाई कोर्ट में चले जाइए, जो कोर्ट खरीद के लाए हैं, राम 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 राम, ये तो गर्मी आ गई है, बास आती है उससे, हद है। मतलब और वो भी फटे चिटे, ये भी नहीं कि बटन सही है कि नहीं सही है, कोई मतलब वैसे थोड़े 1 सेकंड में परख लेते हैं यूरोपियन की कितना डाउन कल्चर है। और जितने पूरब बढ़ेंगे, चले जाइए बिहार, अररिया सररिया, पता चल जाएगा कैसी लाइफ है। ट्रेन में पाला पड़ जाए तब देखिए। शहरों के बीच मतलब ज़रूरी अंग नहीं मानता, यहाँ जो व्यक्ति है सफाई को ज़रूरी हिस्सा नहीं मानता, वो अपने घर की सफाई, अपने शरीर की सफाई नहीं करता। कड़क सर्दी पड़ रही हो, कौन स्नान करने जा रहा है? वो आदत में शुमार है कि ये कोई आवश्यक हिस्सा नहीं, इसलिए ये प्रभावित भी नहीं होते। गंदगी में रहने की आदत होने की वजह से ऐसी सभ्यता से जो सफाई पसंद है। राष्ट्रमंडल जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो राष्ट्रमंडल खेल के लिए सारे देश के खिलाड़ी यहाँ आए थे। यहाँ जो खिलाड़ियों के लिए जो स्पेशल वो ना VVIP बाथरूम बना था, उस बाथरूम को यूरोपियन ने कहा था गंदा है। तो भाई ट्रेन में कहीं घुस जाता, अब देखो तो मोदी जी के आने से बहुत असर पड़ा है। हाथ धो के बेचारे पीछे पड़े हैं, ना इज्जत देखा ना बेइज्जत होने देखा। ऐसे ही भारत में जो 31 जनवरी 2025 को 4 नए राम स्थल घोषित किए गए हैं। तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा राम स्थल नहीं है? रामसर स्थल। अब इसकी हिस्ट्री में हम इतना ही बता दें कि ये वो स्थल होते हैं जो भारत की आर्द्र भूमियाँ हैं, जो प्रयोग में नहीं आ रही हैं, वो प्रयोग में लाई जाएँ तो बहुत उपयोग हो सकता है। ऐसे दलदल भूमि को इस एरिया में लोकेट करके ईरान में हुई एक विशिष्ट वहीं का स्थल है रामसर, उसी कन्वेंशन का ये नतीजा होता है। और ये क्वेश्चन बराबर पूछते हैं। तो इसमें कौन कौन से वो स्थल हैं याद रखिए। शामिल किए गए 4 नए स्थल हैं, कहाँ कहाँ के हैं? तमिलनाडु में स्थित है सक्कार कोट्टई पक्षी अभयारण्य। फिर से सुन लीजिए, सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य एवं थेरथगल पक्षी अभयारण्य, ये सिक्किम में है। खेचो पलरी आर्द्र भूमि, ये झारखंड में है स्थित उधवा झील, नहीं, सिक्किम में स्थित खेचो पलरी आर्द्र भूमि और झारखंड में स्थित उधवा झील। यानी झारखंड की उधवा झील, सिक्किम की खेचो पलरी आर्द्र भूमि, और तमिलनाडु में 2, एक तो सरकोट्टई पक्षी अभयारण्य एवं थोरथगल पक्षी अभयारण्य। ये 2 पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से, इनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये चारों रटे रहिए, इसमें से पूछेगा कौन चौथा नहीं है, वो कोई अलग से ऑप्शन दे देगा। से बहुत कुछ है।
जैसे क्वेश्चन सिंपल, जैसे पुराने ज़माने में 2015 वाले एपीओ तक ऐसे सवाल आते थे कि नाटो का अगला शिखर सम्मेलन, एकदम एक लाइन में डेट याद होनी चाहिए, 2026 में जो सम्मेलन हुआ 34वां, यह पारंपरिक रूप से 34वां शिखर सम्मेलन है, लेकिन कुल अब तक हुए सम्मेलनों के मामले में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन है। कहाँ हुआ है? 24-25 जून 2025 को नीदरलैंड के हेग में 34वां नाटो का फुल फॉर्म पहले पूछते रहे, अभी ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2002-2007 एपीओ में मेंस में पूछता था ये। 2025 में हेग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नीदरलैंड ने किया था। ठीक है, नाटो कई दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक रिपोर्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, यानी 18 जून 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट 2025 इंडेक्स जारी हुआ। तो ये जो 4-5 लाइन में कूट आधारित पूछता है, उसमें पूछेगा ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होता है। तो नाम सुनिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। इसमें कुल सूचकांक में कुल 163 स्वतंत्र देशों के क्षेत्रों और उनके शांति के स्तर पर रैंकिंग दी गई। अब इसमें नंबर 1-2 इंपॉर्टेंट हो, भारत की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। तो नंबर 1 पर आइसलैंड है, स्कैंडिनेवियन राष्ट्र है, इसका स्कोर 1 है। आयरलैंड दूसरे पर, न्यूजीलैंड तीसरे पर। भारत की इसमें जो पोजीशन है 115वां स्थान है। कुल 163 देश में भारत में 115वां, यानी 163 माइनस 15, केवल आप ऐसे समझ जाइए 63 माइनस 15 का मतलब 53, 50 देश लगभग ऐसे हैं, केवल मात्र 50 देश ऐसे हैं जहां भारत से ज़्यादा अशांति है। नहीं, भारत अशांति क्षेत्र है, बिल्कुल है। कभी वहाँ मारधाड़, कभी वहाँ अराजकता, कभी वहाँ शांति से न जिया जाता। इतनी भारी आबादी है, लेकिन चाइना इसमें ना आता। सोचिए आप, कारण है हमेशा दूसरे के झांकना है। सोशल मीडिया बताता है, मतलब हर आदमी के पास कितना कुंटल भर का समय है। कितने लोग तो रील देख करके रील देखने वाले को राजा बना दे रहे हैं। हर आदमी यहाँ खाली है। सूचकांक को भारत में के 115वें स्थान, भारत का स्कोर भी याद रखिए, -1 चाहिए नंबर 1 के लिए, -2.229। पिछले वर्ष 116वां था, यानी उससे 1 अंक का सुधार हुआ है, थोड़ा सा बेहतर स्थिति हुई है पिछले साल से। ठीक है, तो ये हमने कहा। ये G7 राष्ट्रों का 51वां शिखर सम्मेलन 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित पर्वतीय पर्यटन नगर कानानाकिसबाम्स में आयोजित किया गया। G7 अक्सर पूछता है, G7 कैसे राष्ट्रों का समूह है? तो औद्योगिक रूप से ये विकसित G7 का 51वां शिखर सम्मेलन था और यह कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित पर्वतीय पर्यटन नगर कानानाकिसबाम्स में आयोजित किया गया। इसकी मेज़बानी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किया। सम्मेलन का मुख्य विषय था 3 प्रमुख लक्ष्यों के इर्द गिर्द केंद्रित था: समुदायों और विश्व की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और डिजिटल परिवर्तन को तेज करना तथा भविष्य के लिए रणनीतिक साझेदारियों को सुरक्षित रखना। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए, G7 में जो ग्रुप ऑफ 7 जिसे सामान्यतः G7 कहा जाता है, विश्व के कुछ सबसे विकसित औद्योगिकृत लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसके सदस्य देशों का नाम याद रखिए। कभी कोई पूछेगा निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य देश नहीं है, तो इस समय कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान दीजिए, इसमें चाइना नहीं है। फिर से सुनिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय संघ भी इसमें एक अप्रगणित सदस्य के रूप में भाग लेता है, लेकिन उस G7 में नहीं आता। G7 शिखर सम्मेलन, और ना ही इसमें रसिया है, इसीलिए कंफ्यूज कर देगा आपको डाल के। आपको लगेगा ये तो विकसित होंगे ही, तो आप जो नए लड़के हैं तो बिल्कुल गलत कर देंगे, उनको पता ही नहीं इसके बारे में। तो G7 देशों के जिन नेताओं ने भाग लिया ये नहीं पूछेगा, केवल वो याद रखिए जो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा कई गैर G7 देशों को साझीदार देश के रूप में इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारत भी शामिल था। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन, ये सारे विकासशील राष्ट्र हैं। ब्रिक्स तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ब्रिक्स कन्वेंशन, इसमें G20, G7 और ब्रिक्स, आप एकदम रट के जाइए कब कब हुआ है, कितनी मीटिंग हुई है 2022 के बाद, ठीक है। बहुत रहता है, आप ऐसे समझ जाइए कि हाँ, 21 मई 2025 को ब्राज़ील के ब्रासिलिया में आयोजित 9वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक, ये ब्रिक्स नहीं है, ये उद्योग मंत्री यानी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की मीटिंग है, ये ब्रिक्स राष्ट्रों की मीटिंग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बताएंगे, नहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों के ज़माने में बहुत आता था, मानव विकास रिपोर्ट HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 6 मई 2025 को मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई, जिसका शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। यह रिपोर्ट विशेष रूप से AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव विकास और विकल्पों की बदलती प्रकृति को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 के मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त किया, जो कि 2022 में 133वीं रैंक की तुलना में 3 स्थानों का सुधार है। तो आप ऐसे समझिए, रिपोर्ट जारी हो रही है 25 में और है रिपोर्ट 23 की। ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ना, उसमें कंफ्यूज करता है 23, 24, 25 करके। जब ऐसे याद रखोगे तब, जो ऑनलाइनरवा पढ़ते हैं, लूसेंट से कुछ चिरकुट चैनल हैं जो लूसेंट बताते हैं, लूसेंट से पढ़ लो APO निकल जाएगा, ना ही निकलेगा, ख़त्म कर दिया वो सपना। जो लोग बाहर होंगे उसमें 90% बाहर होने वालों में इस 50 नंबर के GS में 10 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएंगे। 5 भी मैं कह देता हूँ, 5 क्वेश्चन भी उनसे सही नहीं हो पाएगा, ऐसा GS पूछता है। करंट भी ऐसे पूछता है, सीधे पूछने से बचता है। अब इसी मानव विकास रिपोर्ट में इतनी सारी जानकारियाँ एकदम सटीक हों तब आपको सही जाएगा। विषय था मतलब जिसका शीर्षक है ये मैटर ऑफ चॉइस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में लोग और संभावनाएं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 130वां, 22 में 133वां HDI मूल्य 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में भारत का है ये 0.685 है, यानी 676 से बढ़कर 0.685 है, एकदम सही, जिसे मध्यम मानव विकास कहते हैं। 193 देश इसमें शामिल थे। आइसलैंड 0.972 के साथ नंबर 1 पर है, ये भी स्कैंडिनेवियन राष्ट्र है। इन सब के आइसलैंड नंबर 1 पर है, ठीक है। तो 132, 133 याद रखिएगा। भारत कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसकी अपनी क्या हायरार्की है। तो जैसे भारत के पड़ोसी देश में चीन 75वें स्थान पे, कहाँ भारत 132वें पे है, जबकि चाइना कितना आगे है। मानव विकास यानी यहाँ के मानव का डेवलपमेंट 75वें, श्रीलंका 78वें, भारत से कई गुना बेहतर श्रीलंका है। भूटान 127वें, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीयों से भूटानी बेहतर हैं, भारत से ऊपर हैं। जबकि बांग्लादेश 130वें रैंकिंग के साथ उसके बराबर है। बताइए, बांग्लादेश में जो मानव है
उसका रहन सहन 130वें स्थान। इस बार भारत और बांग्लादेश का बराबर है। पिछले साल 3 और गड़बड़ था, 133 था। तो एक चीज़ याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश का रैंकिंग बराबर है। रैंकिंग में भारत के अन्य पड़ोसी देशों में नेपाल 145 में, यहाँ का हालत ख़राब है। म्यांमार 149 और पाकिस्तान तो ख़राब है ही, 168। टोटल 193 राष्ट्र थे। सबसे टॉप पर मानो कहाँ डेवलपमेंट है? आइसलैंड में, उसके बाद नॉर्वे में, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद डेनमार्क में, उसके बाद जर्मनी में, उसके बाद स्वीडन में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद हांगकांग में। हमें नहीं लगता इन किसी भी राष्ट्र में, अब वही कह दें तो बुरा लग जाएगा, न वेद पढ़ाया जा रहा है, न शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, न यहाँ पोगा पंडित हैं। मतलब कोई यहाँ इन राष्ट्रों में जहाँ आदमी इतना विशुद्ध रूप से डेवलप है, स्वच्छता से रहता है, हाई लेवल का स्टैंडर्ड है, आप सोचिए इन 10 राष्ट्रों में से। यहाँ तो मतलब भगवान ही रक्षा करे प्रभु। आधे घंटे का वीडियो हो गया है, ज़्यादा बनाऊँगा तो आप लोग को दिक्कत होने लगती है। जैसे देखिए, हमारे समय में जब 2000 मुझे याद है 11 वाला APO हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी पत्रकारिता की स्थिति क्या है। 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर RSF ने दुनिया के 180 देशों के लिए विश्व प्रेस सूचकांक 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स, याद रखिएगा कि कौन सी संस्था इसे जारी करती है, तो नाम है रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स RSF। अन्य नाम भी है इसका, रिपोर्ट्स विद आउट बॉर्डर। विश्व के कुल 180 देशों में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में जहां यूरोपीय देश नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश इरिट्रिया सबसे ज़्यादा खराब पत्रकारिता। इरिट्रिया, भारत 151। भारत में बहुत अच्छी पत्रकारिता नहीं है, जो मोदी जी का भजन चल रहा है, योगी जी का भजन चल रहा है, इसीलिए 151वां स्थान है। स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है, हिम्मत ये नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों में केवल नेपाल के लिए ही सूचकांक का स्कोर 40 से अधिक है। शेष सभी पड़ोसी देश में यह सूचकांक स्कोर 40 से कम है। सूचकांक में भारत का स्थान 151वां है। भारत के लिए यह सूचकांक 32.96 आंकलित है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति है। बिल्कुल है। यहाँ बताइए, ONCRT वाला बेचारा छाप दिया था, जय जय भगवान की, अंधेर नगरी धनदूषण राजा क्या हो सकता है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। इसी में से हो सकता है 2 सवाल मिल जाए। अब ये इस प्रकार से कल एक दिन और बच रहा है, उसके बाद 22 आ ही जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, जैसी स्थिति परिस्थिति रहेगी, जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से क्लास आपको मिलेगी। सभी लोग मेहनत से पढ़िए, मेहनत से एग्ज़ाम दीजिए शांतिपूर्वक। जिसको परमात्मा जहाँ ले जाना होगा ज़रूर ले जाएगा। हमको चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।